हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी थर्ड ईयर। स्टूडेंट्स, हम क्या अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स? हमारी रूटीन से संबंधित विभिन्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कि आपकी परीक्षा के हिसाब से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, जो कि उन्होंने सन कब लिखी थी? 1895 में लिखी थी। साथ ही साथ उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? उसके अंतर्गत समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? सामाजिक तथ्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन भी हमने किया था स्टूडेंट्स। आज मैं उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया था उनकी कौन कौन सी पुस्तक। पहली पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम बताई थी, जिसके अंतर्गत कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था उन्होंने? और कौन सी पुस्तक बताई थी स्टूडेंट्स? समाज में श्रम विभाजन। और बताई थी स्टूडेंट्स मैंने आत्महत्या। कौन सी? इसके अलावा पुस्तक कौन सी है? शिक्षा और समाजशास्त्र। कौन सी पुस्तक स्टूडेंट्स? शिक्षा एवं समाजशास्त्र और धार्मिक सिद्धांत। 5 पुस्तकों के नाम अच्छे से याद कर लेना। हो गए ना? समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, समाज में श्रम विभाजन, आत्महत्या, धार्मिक सिद्धांत और शिक्षा और समाजशास्त्र। 5 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये है 1895 की, और ये है 1893, 1893। एंड आत्महत्या जो है पुस्तक उसकी वो है 1897 यानी 1897। और 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें और है शिक्षा और समाजशास्त्र, साथ ही साथ धार्मिक सिद्धांत। तो इन पुस्तकों की चर्चा, इनके नाम तो स्टूडेंट्स हम पहले भी कर चुके हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक मैंने आपको बताया था, हमारी जो सिलेबस में 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सामाजिक तथ्य का सिद्धांत जो कि स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। मैंने उससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने वाली है वो भी दी थी। आज हम उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टूडेंट्स, कौन सी? समाज में श्रम विभाजन, जो कि उन्होंने कब लिखी? 1893 में लिखी। उनकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। एक बात जो है स्टूडेंट्स, वो इस पुस्तक के बारे में महत्वपूर्ण रूप से और कही जाती है कि ये जो पुस्तक है समाज में श्रम विभाजन, चूंकि दुर्खीम की, इमानुएल दुर्खीम की, जो कि फ्रांसीसी सामाजिक विचारक है, उनकी पहली पुस्तक है। इस वजह से स्टूडेंट्स ये पुस्तक थोड़ी सी बिखरी हुई सी है, यानी इसके अंतर्गत जो उन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया वो सिद्धांत अपनी जो शीर्षक है उन शीर्षकों से थोड़ा सा बिखरा हुआ है, यानी
डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो प्राप्त हुई थी। स्टूडेंट्स तो हम दुर्खीम की कौन सी पुस्तक की चर्चा कर रहे थे? समाज में श्रम विभाजन, जिस पर कि उन्हें क्या मिली थी स्टूडेंट्स? डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। दुर्खीम की जो रचना है स्टूडेंट्स, समाज में श्रम विभाजन, ये रचना मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है स्टूडेंट्स? 3 खंडों में विभाजित है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि दुर्खीम की जो रचना है समाज में श्रम विभाजन, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिस पे उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई और हमें कितने खंडों में विभाजित है? तो क्या करेंगे आप? 3 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में स्टूडेंट्स दुर्खीम ने श्रम विभाजन की जो प्रकार हैं उन श्रम विभाजन के प्रकारों को बताने का प्रयास किया है कि समाज में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन यानी कार्य का विभाजन जो होता है आयु, लिंग इत्यादि के आधार पर। तो श्रम विभाजन की वजह से ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो समाज के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस पहले खंड में, पुस्तक के पहले खंड में उन्होंने श्रम विभाजन के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को बतलाने का प्रयास किया है। दूसरा जो खंड है स्टूडेंट्स पुस्तक का, उसके अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन के कारण एवं परिणाम, कह लीजिए उन कारणों एवं परिणामों को बतलाने का प्रयास किया है, या कारण एवं परिणाम या फिर दशाएं जो पाई जाती है उनको बतलाने का प्रयास किया है। तीसरा और अंतिम खंड जो आता है स्टूडेंट, उसके अंतर्गत दुर्खीम ने श्रम विभाजन के जो कुछ असामान्य स्वरूप पाए जाते हैं उन श्रम विभाजन की असामान्य स्वरूपों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। यानी कितने खंड में विभाजित कर दी उन्होंने अपनी पुस्तक को? 3। फर्स्ट में श्रम विभाजन की प्रकार, दूसरे में कारण और परिणाम या दशाएं ले लीजिए, और तीसरा महत्वपूर्ण खंड जो है जो कि 14 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में विभाजित है स्टूडेंट? 14 अध्यायों में विभाजित है। उसके अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन के जो असामान्य स्वरूप पाए गए हैं उन असामान्य स्वरूपों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। इसका विस्तृत रूप में अध्ययन जो है स्टूडेंट्स इस सिद्धांत का, हम उनका जो श्रम विभाजन का सिद्धांत पढ़ा था उसके अंतर्गत कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बतलाने का प्रयास किया है। यानी श्रम विभाजन के अंतर्गत जो उन्होंने कारण बताए हैं, श्रम विभाजन के कारण वो क्या बताए हैं? आकार, जनसंख्या के आकार एवं घनत्व में वृद्धि को उन्होंने क्या माना है? श्रम विभाजन का कारण माना है। क्या माना है? यानी जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या का आकार बढ़ता है तो क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। साथ ही साथ जब सामूहिक चेतना का विकास होता है या सामूहिक चेतना का जो है उत्तरोत्तर विकास होता है, जब व्यक्तियों में सामूहिक चेतना की बजाय एक एकल चेतना या फिर स्वयं की प्रति चेतना, व्यक्तिगत चेतना जब जागृत होती है तो क्या होता है? सब तब भी श्रम विभाजन जो होता
है। साथ ही साथ तीसरा महत्वपूर्ण कारण इन्होंने बताया है स्टूडेंट्स कि पैतृकता का घटता प्रभाव, यानी जब पैतृकता या पिता की सत्ता का प्रभाव पाया जाता था उस समय श्रम विभाजन इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे उस पैतृकता के प्रभाव का घटना हुआ वैसे वैसे क्या हुआ स्टूडेंट्स, श्रम विभाजन जो है वो बढ़ता गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो श्रम विभाजन जो बुक है समाज में श्रम विभाजन, इसके अंतर्गत जो उन्होंने महत्वपूर्ण चीज बताने का प्रयास किया है वो है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप जो है, जो कि तीसरा खंड है स्टूडेंट्स तुर्खीम का, जिसके अंतर्गत उन्होंने श्रम विभाजन की मुख्य रूप से 3 असामान्य स्वरूपों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। पहला जो है स्टूडेंट्स असामान्य स्वरूप जो बताया है वो बताया है आदर्शहीन श्रम विभाजन। क्या बताया है स्टूडेंट्स, आदर्शहीन श्रम विभाजन, यानी पहला असामान्य स्वरूप जो क्या कौन सा होता है, आदर्शहीन श्रम विभाजन होता है। हम ये देखते हैं जहाँ भी श्रम विभाजन पाया जाता है तो वहाँ पर श्रम विभाजन के अंतर्गत क्या है, सहयोग का होना जरूरी है, यानी उन जिन व्यक्तियों में श्रम विभाजन है तो उसका सामान्य आदर्श क्या है कि उनमें सहयोग की भावना का होना आवश्यक है, तभी जो है श्रम विभाजन सही तरीके से हो सकता है। यानी श्रम विभाजन जो किया गया है वो सहयोग पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो श्रम विभाजन होता है उन श्रम विभाजन के कार्यों के बीच सहयोग की बजाय असामंजस्य पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है स्टूडेंट्स, असामंजस्य जो है वो पैदा हो जाता है, यानी जिन व्यक्तियों के बीच श्रम विभाजन है उनमें सहयोग की बजाय क्या है, एक दूसरे का विरोध या उनके बीच सामंजस्य की जो अवधारणा होती है वो सामंजस्य की अवधारणा जो है समाप्त हो जाती है और सहयोग की बजाय संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे श्रम विभाजन को तुर्खीम ने आदर्शहीन श्रम विभाजन के नाम से संबोधित किया है। दूसरा महत्वपूर्ण श्रम विभाजन का जो असामान्य स्वरूप बताया है वो बताया है स्टूडेंट्स बलात् श्रम विभाजन। कौन सा श्रम विभाजन स्टूडेंट्स, बलात् श्रम विभाजन। बलात् श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज में चाहता है कि उसको जो है उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले, लेकिन हमेशा ही ये चीज़ जो है वो संभव नहीं होती है। कभी कभी ये होता है स्टूडेंट्स कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, यानी वो चाहता है कि मेरी योग्यता ये है, मेरी रुचि ये कार्य करने में है कि मुझे वैसा ही कार्य मिले, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो उस व्यक्ति को ऐसा कार्य भी करना पड़ता है जो उसकी योग्यता के अनुसार नहीं है या फिर जो उसकी रुचि के अनुसार नहीं है। जैसे एक MBBS किए हुए को डॉक्टर की बजाय कंपाउंडर बना दिया जाता है तो वो उसका कार्य नहीं है, उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं है और वह कार्य वो है कि रुचि के अनुसार भी नहीं करेगा। तो जब व्यक्ति को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो ऐसे श्रम विभाजन को तुर्खीम ने बलात् श्रम विभाजन के नाम से संबोधित किया है। तीसरा और महत्वपूर्ण श्रम विभाजन का जो प्रकार बताया है वो उन्होंने बताया है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। किसकी अपर्याप्तता स्टूडेंट्स, यानी व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता,
यानी तीसरा श्रम विभाजन का असामान्य स्वरूप जो बतलाने का प्रयास किया है मुस्लिम ने, वो बताया है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। कभी कभी हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में, उद्योगों में कार्य करने वाले या औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी जिस हिसाब से वो कार्य करना चाहते हैं, यानी कार्य करने वाले लोग तो होते हैं अधिक, लेकिन कार्य कम होता है। यानी अपर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं मिल पाता है औद्योगिक संस्थाओं में, औद्योगिक इकाइयों में पर्याप्त मात्रा में कार्य का नहीं मिलना। इससे क्या होता है स्टूडेंट कि उनके कार्यों में समन्वय नहीं हो पाता है। यानी जिस प्रकार से पर्याप्त रूप से वो कार्य करना चाहते हैं वैसा कार्य नहीं मिलना, तो कार्य में समन्वय नहीं होना, और कार्य में समन्वय नहीं होना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। तो इस रूप से इमाइल दुर्खीम ने श्रम विभाजन के जो 3 महत्वपूर्ण असामान्य स्वरूप हैं उनको बतलाने का प्रयास किया है। तो कभी कभी आपसे श्रम विभाजन के जो प्रकार हैं या असामान्य स्वरूप का अर्थ, भला श्रम विभाजन क्या है, या फिर आदर्श से इस तरह से भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से दुर्खीम से संबंधित जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी पुस्तकें, उनके सिद्धांतों की अंतर्गत जो पुस्तकें हैं वो कितने खंडों में विभाजित है, कितने अध्यायों में विभाजित है, किस खंड में उन्होंने किस चीज़ का उल्लेख किया है और किस रूप में क्या क्या बताया है, इन सारी चीज़ों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन जो है वो हम कर चुके हैं।